हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का तीसरा अध्याय करने वाले हैं। और तीसरे अध्याय में एक एकांकी दिया गया है। एकांकी कहने का अर्थ होता है बच्चों छोटा नाटक। ठीक है, एक बहुत बड़े नाटक का एक छोटा सा हिस्सा हमें दिया गया है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। तो बच्चों, हमने एकांकी का पहला भाग पढ़ लिया। एकांकी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि बाबू रामस्वरूप और उनका नौकर रतन एक कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से साफ सुथरा करता है, उसे सजाता है, क्योंकि उनके यहाँ उनकी बेटी को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाला है। और तभी उनकी पत्नी प्रेमा आती है। वह प्रेमा से कहते हैं कि तुमने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर ली। तो वह कहती है कि सारी व्यवस्था तो हो गई, लेकिन टोस्ट पर लगाने के लिए मक्खन नहीं है। तभी रामस्वरूप रतन को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही रतन बाहर निकलता है वह देखता है कि घर की तरफ 2 लोग आ रहे हैं। तो वह जल्दी जल्दी घर की तरफ आता है और कहता है, बाबूजी बाबूजी कोई आ रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। रामस्वरूप बाबू उनके स्वागत के लिए जाते हैं और कहते हैं, आइए आइए। वह मुस्कुरा करके उनका स्वागत करते हैं। यदि आप लोगों ने बच्चों इस एकांकी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, तभी यह एकांकी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, ये एकांकी एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप कोशिश करें कि इस पर जितने भी वीडियोस बनाए जाएंगे उसे पूरा देखें। यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम इस एकांकी का दूसरा भाग देखते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकती है। बेटा भी चालाक था और बाप भी। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती वहाँ से हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाला नौजवान में से है, यानी जो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता हो, इस तरह का इंसान। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। तो ये किसके बारे में थी? लड़के के बारे में थी। रामस्वरूप जी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कहते हैं, हाँ हाँ इधर तशरीफ़ लाइए। इधर किसे कहते हैं? बाबू गोपाल प्रसाद को और उनके बेटे शंकर को। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अब रामस्वरूप क्या पूछते हैं उनसे, क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई मकान ढूंढने में? किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। अब देखिए एकदम बोली में क्या है, एकदम रौब है। रामस्वरूप जी, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। कहते हैं कि ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप यहाँ आए और यह सब मेरी वजह से हुआ, आपको इतनी तकलीफ़ हुई। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, एक जो हल्की सी मुस्कान चेहरे पर होती है उसको लिए हुए कहते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखावित होते हैं और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो अब रामस्वरूप जी गोपाल प्रसाद और शंकर से बातें करते हैं। शंकर से पूछते हैं कि कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा? शंकर कहता है, जी यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप जी कहते हैं, 1-2 साल? शंकर, जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी कॉलेज ख़त्म होने में 1 साल जो है वह बचे हुए हैं।
अब देखिए गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक तो हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। अब अपने बारे में गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो बड़े ही नाजुक हैं। हमारे ज़माने में हम तो ऐसे ही दर्जनों के दर्जनों कचौड़ियाँ खाने के बाद भी पेट भर खाना खाते थे। तो उस ज़माने और अब के ज़माने के बारे में वह बताते हैं कि बहुत ही बदलाव आ गया है। राम स्वरूप जी कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे के 2 आती थीं। अब गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। तो अब अपने अपने ज़माने की बातें हो रही हैं। यहाँ गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें कर रहे हैं, राम स्वरूप जी भी कर रहे हैं। अब देखिए राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ, गोपाल प्रसाद कहते हैं जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। यानी कहना चाहते कि 12-12 घंटे तक वह पढ़ाई करते थे। जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिल नहीं कर सकते। तो उस ज़माने की बात कहते हैं और कहते हैं कि उस समय मैट्रिक में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स में फर्राटेदार इंग्लिश बोलता और लिखता था। लेकिन अब देखिए एमए करने के बाद भी लोग उस तरीके से नहीं बोल पाते और लिख पाते हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ़ कीजिए बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना यानी रोकना, है ना। तो कहते हैं जब हम उस ज़माने की बात करते हैं तो खुद को रोक भी नहीं पाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। अब इस पर शंकर भी हंसने लगता है। अब देखिए गोपाल प्रसाद एक साथ ही अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हैं। अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब यहाँ देखिए बच्चों, लड़का का जो पिता है गोपाल प्रसाद, वह क्या कह रहा है कि बिजनेस की बातें हो जाए। तो यहाँ पे किस बिजनेस की बातें वह कर रहे हैं, तो यह उनकी छोटी मानसिकता जो है वह प्रदर्शित होती है। वह लड़की देखने आए हैं लेकिन उसे किस शब्द से संबोधित कर रहे हैं, बिजनेस। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस। अब राम स्वरूप को क्या पता कि वह किस तरीके से किस बारे में कह रहे हैं, वह नहीं समझ पाए। फिर कहते हैं, ओहो अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, इन सब के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है, गोपाल प्रसाद। राम स्वरूप हंसते हुए कहते हैं, तकल्लुफ़ किस बात की, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। अब देखिए एक लड़की का पिता किस तरीके से लड़के वालों के सामने जाते हैं और इतना आवभगत करते हैं, इसके बाद भी लड़के वालों की सोच क्या है, बहुत ही बेकार। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। अब भाई लड़की देखने आया था तो लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो राम प्रसाद तो अच्छा है, घर भी अच्छा खासा है, लड़की कैसी होगी यह देख लेते हैं। शंकर कहता है, जी कुछ खास करके। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। अब देखिए भाई लड़कों वाले के
रौब होने चाहिए, कमर सीधी करके बैठना है, झुक के बैठेंगे तो इज्जत घट जाएगी, कुछ इस तरीके से। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। इतना बोलते ही हैं कि बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर उसे रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए और मुस्कुराते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा, यानी मज़ा क्या आएगा। जायका यानी स्वाद, स्वाद क्या रहेगा। राम स्वरूप मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहते तो आप सही हैं। अब भाई लड़का वाला है तो जो भी बात कह रहा है उसमें राम स्वरूप जी क्या करते हैं, जी हजूरी कर देते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ही सही है। प्याला पकड़ाते हैं शंकर खांस कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। कौन कह रहा है बच्चों? तो शंकर कह रहा है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप कहते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। अब देखिए राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं उनकी बातों को सुनकर। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इसे मजाक मत समझिए साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह जोर दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो यहाँ मजाक मजाक में किस पर बातें हो रही हैं? औरतों की खूबसूरती पे, कि वह अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करती है, तो सरकार को उन सारी चीज़ों पर टैक्स लगाना चाहिए, जैसे पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, इन सारी चीज़ों पर। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता ही ना था। यानी राम स्वरूप जी अपने ज़माने के बारे में कहते हैं, तो उस समय लोग जो थे वह उतना अपनी खूबसूरती पर ध्यान नहीं देते थे, जो जैसे थे वैसे दिखते थे। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए। तो राम स्वरूप जी हामी भरते हैं गोपाल प्रसाद की बातों पर। अब देखिए गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखापित होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? अब शंकर बाबू से भी सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ भैया आप क्या सोचते हो इस पर। फिर शंकर कहता है, किस मामले में? राम स्वरूप बोले, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। अब कहते हैं कि अब तो आप जानते ही हैं कि लोग मेकअप वेकअप लगा के अपने आप को खूबसूरत दिखाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि उसका वास्तविक शक्ल कैसा है। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद बातों बातों में राम स्वरूप जी से कहते हैं कि आपकी बेटी कैसी है? वह तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक यानी दिखने में अच्छी तो है। अब देखिए राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। यानी वह लड़की को तो देखेंगे बस रस्म के तौर पर। ऐसा कौन कह रहे हैं? गोपाल प्रसाद। लेकिन उनकी जो सोच है वह अच्छी नहीं है। अब राम स्वरूप जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा यानी जनपत्र
तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी, जनपत्र का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो कहते हैं कि जो जनपत्री है वह हमने भगवान के सामने रख दिया है, अब भगवान ही जो चाहेंगे वो होगा, वह उसे खुद ब खुद मिला देंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है तो गलत है ना। अब क्या भनक पड़ी है यह तो रामस्वरूप जी को पता नहीं था। तो रामस्वरूप जी चौंक करके कहते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? तो देखिए, गोपाल प्रसाद जी की सोच लड़कियों के प्रति अच्छी नहीं है। वह नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू कैसी हो, पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं उनके बहुत ही नखरे होते हैं और उनके नखरे उठाएगा कौन। तो कहते हैं कि हमने भाई ऐसा सुना है कि शायद आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन हमें तो सिर्फ मैट्रिक पास ही चाहिए। और इस पर शंकर भी हामी भरता है कि हमें वैसी ही चाहिए, जबकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, फिर भी उसकी सोच जो है वह इस तरह की है। शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप जी कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब लड़की वाला है भैया, बात तो वही कहेगा जो लड़के वाले सोचते हैं, उन्हीं के हाँ में हाँ भरेंगे। तो रामस्वरूप भी कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, उसे नौकरी थोड़ी ना करनी है, तो नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए, फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे, मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह में बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो अब यहाँ गोपाल प्रसाद जो हैं वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर आपने अपने बेटे को MA BA कराया है तो लड़की भी उसके मुकाबले की होनी चाहिए, BA पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट यानी BA पास। तो कहते हैं कि वो सभी बड़े ही मूर्ख हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो पॉलिटिक्स में जाए, अंग्रेजी अखबार पढ़े। हमें तो सिर्फ एक सीधी सादी लड़की चाहिए जो गृहस्थी चलाए। उदाहरण के तौर पे वह मोरनी का उदाहरण देते हैं, शेरनी का उदाहरण देते हैं। अब रामस्वरूप जी भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि मर्द के दाढ़ी होते हैं, औरत के नहीं, और फिर खुल कर के दोनों हंसने लगते हैं। रामस्वरूप जी एक अच्छे पिता हैं, उनके विचार उनके ख्याल अलग हैं, लेकिन एक बेटी के पिता होने के नाते वह गलत विचारों को भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए। अब देखिए, इस पर क्या होता है कि शंकर हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। तो देखिए कैसे विचार हैं गोपाल प्रसाद जी के कि सिर्फ मर्दों को ही पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहिए, औरतों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। तो ऐसे ख्यालात के इंसान हैं गोपाल प्रसाद। अब देखिए, रामस्वरूप जी शंकर को चाय और लीजिए कहते हैं। शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप जी कहते हैं, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। कहते हैं, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म कीजिए और लड़की दिखाइए। रामस्वरूप जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था।
और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं हूँ, रामस्वरूप जी कहते हैं हंसते हुए। मेज को एक तरफ सरकार देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद कहते हैं जी नहीं, वह सिगरेट नहीं लेते हैं। अब देखिए, पान की तस्तरी हाथों में लिए हुए उमा आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। लड़की देखने आए थे तो लड़की देख रहे हैं। रामस्वरूप जी मुस्कुराते हुए, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्यों चौंक उठते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लड़कियां चश्मा लगाती हैं वो बहुत पढ़ती लिखती होगी। अब देखिए, रामस्वरूप जरा सकपका जाते हैं, कहते हैं जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, यानी आंखें दर्द होने लगा था, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब देखिए, पहले जो लड़कियां चश्मा लगाती थी उस पर भी लोगों को एतराज़ था कि भाई चश्मा क्यों लगाती है, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा पढ़ती लिखती होगी, लेकिन उसके पिता ने बात को घुमा। तो बच्चों, एकांकी के सेकेंड पार्ट में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव हो तो उसे हमें कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।